जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं मेरे दोस्तों आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज दो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में शोर था कि पहली अप्रैल से 1 अप्रैल से, यकीनन अप्रैल फूल बना लिया इन लोगों ने, लेकिन 1 अप्रैल से स्पेन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़, ओपन इमिग्रेशन जो है वो खोलने जा रहा था, पेपर सबमिट करने जा रहा था, लोगों को लीगलाइज़ करने जा रहा था। और कहा यह जा रहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर ये सबको काम की इजाज़त देगा, उनको लीगलाइज़ करेगा, उनको पेपर देगा, ताकि वो लोग वहाँ पर रहकर टैक्स दे सकें और स्पेन की भी इकनॉमी को फ़ायदा हो सके। ये लॉ तो बन गया था, प्राइम मिनिस्टर ने यस भी कर दिया था, लेकिन अभी तक 1 अप्रैल तक ये डॉक्यूमेंट नहीं खुले। आज 4 अप्रैल हो गई, अभी तक इसका किसी किस्म का कोई अपडेट नहीं आ रही। इस हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा अपडेट आपको दूंगा, कुछ बहुत अहम बातें हैं वो आपको बताऊंगा कि ये मसला वहाँ पर अप्रूव होने के बाद फंसा कहाँ है और इसकी वजह क्या है, इसकी शराइत क्या है, क्यों ये ताख़ीर का शिकार हो रहा है, कहाँ इनको परेशानी हो रही है, वो आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरा मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल में भी इमिग्रेशन दिन ब दिन वो सख्त होती जा रही है और अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने ये 10 साल वाला जो रूल है वो भी पास कर दिया है और इसके कुछ हक़ाइक़ और सच्चाई आप लोगों को, जो इसकी अपडेट है वो आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर जितने भी, जहाँ मैं रहता हूँ लीदिया में, यहाँ पर गोरों का क्या कहना है, क्या अंग्रेज़ कहते हैं इस हवाले से लेकर, वो लोग ख़ास तौर पे जिन लोगों ने इस मुल्क में आगे अपनी इन्वेस्टमेंट की, अगर इस बिल पे सदर साइन कर देते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होगा इस हवाले से, वो आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो मेरे दोस्तों आए वीडियो शुरू कर। मेरे दोस्तों सबसे पहले तो मैं स्पेन के हवाले से बात करूँगा और स्पेन के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि मैं भी रिसेंटली स्पेन गया हुआ था। वहाँ मैंने बहुत बड़ी तादाद में, मतलब बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, ग्राउंड रियलिटी पर मैंने बात की, वहाँ जाके ज़मीनी हक़ाइक़ मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वहाँ पर क्या बनने जा रही हैं, किन लोगों को वो पेपर देगा। दूसरा, वहाँ पे जो लोग, हमारे लोग आ जाते हैं अपनी कंट्रियों से, क्या उनको परेशानी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। उस हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई ये पहली को वादा था, अभी तक तो ये इमिग्रेशन उन्होंने खोली नहीं, तो इसकी वजह क्या है। तो मेरे दोस्तों हुआ ये है कि हर चीज़ डिसाइड हो चुकी थी। हालाँकि जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी हैं, जैसे फॉक्स है, एक दो पार्टियाँ और हैं स्पेन की, वो उन लोगों ने इस इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ वहाँ हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की हुई है कि ये सरासर ज़्यादती है। अगर आप ओपन इमिग्रेशन कर देंगे, लोगों को लीगलाइज़ कर देंगे, तो वैसे ही इतने मसाइल हैं, मगर इन लोगों को लीगल करने के बाद हमें नौकरियों की और घरों की और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाके दरख्वास्त की कि ये जो वो लीगलाइज़ करने जा रहे हैं, कम से कम 5 लाख लोग बताए जा रहे हैं इनको। खैर 5 लाख नहीं होंगे, ये ज़्यादा ही होंगे, कोई 8-10 लाख होंगे ये, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट मौजूद हैं। तो जब वो पार्लियामेंट में गए और उन्होंने ज़िक्र किया कि भाई मैं लीगलाइज़ करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ फ़ंड दरकार होंगे इन लोगों के हक़ में, जब मैं इनको लीगल कर दूंगा तो ज़ाहिर है इनको सोशल भी, अगर ये बीमार होते हैं तो इनकी बीमारी भी देखनी पड़ेगी, इनको सोशल भी देना पड़ेगा जब इनकी जॉब चली जाएगी, तो मुझे कुछ फ़ंड दरकार है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने बोला कि ये फ़ंड की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले डिस्कस ये कर लो कि अभी जो हालात हैं, जैसे ईरान की जंग चल रही है और दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, एशियन कंट्रियों में जंग जो चल रही है, इस हवाले से हम जो है अपनी पॉलिसीज़ मज़ीद सख्त कर रहे हैं, ताकि इन कंट्रियों से आकर भी लोग यहाँ पे यूरोप में असाइलम ना लें। हम असाइलम की पॉलिसीज़ भी यहाँ पे सख्त करने जा रहे हैं। उधर तुम बात कर रहे हो 5 लाख लोगों को लीगल करने। यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि देखो, सबसे बड़ी ज़्यादा परेशानी हमें ये होगी कि जब तुम 5 लाख 8 लाख लोगों को लीगलाइज़ कर दोगे, उसके बाद जब इनको परमानेंट कार्ड मिल जाएंगे, तो परमानेंट कार्ड लेने के बाद ये यूरोप के दूसरी कंट्री में मूव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा मेरे दोस्तों, होता यही है कि ये इटली, ये स्पेन, ये पुर्तगाल, ये तीनों ऐसे कंट्री हैं कि यहाँ पर आने के बाद लोग आसानी से पेपर लिया करते थे, और जब 5 साल का अरसा पूरा होता था तो यहाँ पे एक परमानेंट कार्ड मिलता है लोगों को। 5 साल का अरसा गुजारने के बाद, पासपोर्ट की बात तो दूर की है, लेकिन 5 साल का अरसा गुजारने के बाद जब आपको परमानेंट कार्ड मिलता है, तो लोग हमारे क्या करते हैं, यहाँ से स्वीडन, जहाँ पे अच्छी तनख्वाह है, वहाँ मैं गया था, मैंने अपनी वीडियो में वहाँ की तनख्वाहें भी आप लोगों को बताइए कि 8-8, 9-9 लाख रुपए पाकिस्तानी लोग वहाँ पे काम करके, मजदूरी करके लीगल वे पे कमा रहे हैं। तो इन 3 कंट्रियों में काम थोड़ा मुश्किल है, तनख्वाहें कम हैं, जिसमें इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है। तो इन कंट्रियों से 5-5 साल के कार्ड लेके लोग नॉर्वे निकलते हैं, डेनमार्क निकलते हैं, बेल्जियम निकलते हैं, फ्रांस निकलते हैं, बड़े बड़े कंट्रियों में जाके वो काम करते हैं ताकि उनको लीगल तौर पे रहने की इजाज़त मिल जाए। तो ये कंट्री 5-5 साल बाद यहाँ पे की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है, फिर नए लोग आ जाते हैं। तो अब उन्होंने ये बात सवाल उठाई, जो कि सही भी थी। उन्होंने बोला कि ये जो भी बंदे को स्पेन का ये रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, चाहे वो 5 साल वाला हो आगे चल के या 3 साल वाला हो, तो उस पर वो ये कार्ड किसी और यूरोपियन कंट्री में चेंज नहीं करा सकेगा। इस कार्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, ताकि जो बंदे को तुमने स्पेन के पेपर दिए हैं वो स्पेन में रहकर ही काम कर सके, आगे बढ़ के हमारे कंट्रियों में ना आए। क्योंकि हम वैसे ही चाहते हैं, हमारे कंट्रियों में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है,
हम चाहते हैं इनको निकालना। बहुत बड़ी तादाद में असाइलम सीकर हमारे कंट्री में मौजूद है, तो हम इनको निकालना चाहते हैं, कानून सख्त करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये स्पेन के बाद से ये हमारे कंट्री में ना। दूसरी चीज़ के ऊपर इन्होंने मेरे दोस्तों और ये बात की कि आप लोगों ने, स्पेन वालों ने एक बात और ये की थी, भले शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नाम क्यों ना हो, तो ये हमारे कंट्री में आते हैं, अगर स्पेन में आते हैं तो हम इनको पेपर दे देंगे। तो उस हवाले से भी इन्होंने कहा कि होता ये है, यूरोप में ना कई टाइम तक केस चलते रहते हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस भी है तो जब तक उसका पक्का नहीं कर लेते, ये लोग कन्फर्म नहीं हो जाता, फर्द जुर्म आयद नहीं हो जाता, तब तक उसका ये प्रॉपर शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नाम नहीं आता। केस जो है वो कई टाइम तक चलता रहता है। तो उन्होंने बोला ये इस वजह से ताख़ीर का शिकार होगा, तुम उनको पेपर दे दोगे और फिर वो पेपर लेके दोबारा हमारे कंट्री में आ जाएंगे। तो इसके हवाले से भी तुम्हें कोई सख्त लॉ बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ये जो तुमने एक बयान जारी किया है कि जिन का शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नाम है और वो मज़ीद क्रिमिनल एक्टिविटी में, संगीन जुराइम में नहीं है, तो उनको हम यहाँ की रेजिडेंसी देंगे। इस हवाले से भी कानून पे तुम्हें नज़रसानी करनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी तक स्पेन में इमिग्रेशन ओपन नहीं हो पाई है, जबकि सारी तैयारियाँ इनके होम कंट्री में हो चुकी थी, स्पेन में हो चुकी थी कि 1 अप्रैल से ये पेपर जमा करने जा रहे थे और 15 दिन में ये सबको पेपर देने जा रहे थे। ये वो बातें हैं जो BBC न्यूज़ इसको डिस्कस कर रही है और इस पर अभी मज़ीद मेरे दोस्तों बहस चल रही है। दूसरा मेरे दोस्तों, अब स्पेन की कुछ परेशानियों के हवाले से आप लोगों से डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप मेरा चैनल देखेंगे, जब से मैंने ये चैनल बनाया है, तो मैंने पुर्तगाल में भी जब ओपन इमिग्रेशन खुली हुई थी, तो हमेशा मैंने लोगों के इंटरव्यू आपको दिखाए हैं। वो लोगों के इंटरव्यू आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं पुर्तगाल में, उनकी परेशानियाँ आप तक पहुँच सकें, ताकि आप अपना माइंड बना सकें कि आपको इस कंट्री में आना चाहिए या नहीं। उनके रहने की परेशानियाँ, उनकी जॉब की परेशानियाँ, उनकी इमिग्रेशन की परेशानियाँ, वो सब लोगों ने अपने अपने इंटरव्यू में अपनी ज़बानी बताई, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। मैंने कभी भी ड्राइंग रूम में बैठ के, अगर आप मेरी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, तो मैंने कॉन्टीन्यूसली कभी भी ड्राइंग रूम में बैठ के कोई बात नहीं की। हमेशा ज़मीन पे उतर के हक़ाइक़ आपको बताएं, ताकि यहाँ पर आने के बाद भी, पुर्तगाल आने के बाद भी ऐसा ना हो कि आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। अब मेरे पास जो कॉलें आ रही हैं, जब मैं जो स्पेन उतरा था, तो वहाँ मैंने लोगों की बड़ी परेशानियाँ देखी। उसमें से एक छोटी सी परेशानी मैं आपको बताता चलूँ। अब मैं चूँकि स्पेन गया, मेरी सारी रिसेंट वीडियोज़ जो हैं वो स्पेन की हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, नौकरी में कितनी परेशानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, जिनके वीज़े आराम से लग रहे हैं, वो पूरी फैमिलियों को उठा के वो जो है स्पेन जा रहे हैं, एयरबीएनबी कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में लोगों के इंटरव्यू में ही बताया कि वहाँ नौकरियाँ मिलना आसान काम नहीं है। तो अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं मुझे, वो बता रहे हैं कि यार मुर्तज़ा भाई, हमें कोई 2 महीने हो चले हैं यहाँ स्पेन आए, और हम ये 2 साल वाली इमिग्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वीज़ा लेकर हम यहाँ पर आ गए। अभी तक हम पाद्रो मिनटों तक ही नहीं पहुँच पाए हैं, हमें वो कंसर्न बंदा ही नहीं मिल रहा जो हमारी पाद्रो मिनटों करा सके। दूसरा, हम एयरबीएनबी कर करके पाकिस्तानी, इंडियन पैसे अपने सारे खाए चले जा रहे हैं, लाखों रुपए अभी तक बर्बाद कर चुके हैं। दूसरा, ना हमें यहाँ पे नौकरी मिल रही है, ना हमें यहाँ पर ज़बान आती है, ना हमारे पास कोई स्किल है। तो मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों को, जो लोग अभी मज़ीद ये प्लान करते हैं अपने होम कंट्री से स्पेन जाने के लिए, ये बात यकीन कर लें कि अगर आप 3 बच्चों को और अपनी वाइफ को लेकर आएंगे, तो जितना भी पैसा आपने पाकिस्तान में या इंडिया में कमाया हुआ है, वो सारा बैठ के खा जाएंगे। बहुत तकलीफ़ों को सामना करना पड़ेगा आपको, अगर आप कोई ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है, कोई चलती हुई इनकम लेकर आप नहीं आ रहा है, या आपके पास कोई स्किल नहीं है, या अगर कोई भी हार्ड वर्किंग आप नहीं जानते हैं, आपकी एज जो है वो 40, 50 या 45 साल से आपकी एज ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। मतलब आखिर में यही होगा पुर्तगाल की तरह, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाता था कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर लोग यहाँ पर आए, वो बैठ के खाया, और जब वो पैसा ख़त्म हो गया, काम इतनी आराम से मिला नहीं, एजें ज़्यादा थी, तो वापस वो अपनी फैमिलियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर अपने होम कंट्री चले गए। ये सारा पैसा आप ख़त्म कर लें और फिर जब अपने होम कंट्री पहुँचें तो बिल्कुल ज़ीरो हों, और आपको वहाँ आपके होम कंट्री में भी काम ना मिलें, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप सारे अपने बिजनेसेस जो हैं वो छोड़ छाड़ के स्पेन आ रहे हैं। दूसरा है मेरे दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि आपको याद है, मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में कॉल्स आ रही हैं आप लोगों की। वो ये बात आप बोल रहे हैं मुझसे कि मुर्तज़ा भाई, हम 31 दिसंबर 2025 से पहले एक दफ़ा हम स्पेन आए हैं, उसके बाद हम अपने एक चक्कर, हमारे पास बोर्डिंग पास भी है, हमारे पास टिकट भी है, और फिर पीछे से निकलते हुए हम अपने होम कंट्री वापस आ गए। तो क्या हम अब इस इमिग्रेशन की, जो ओपन इमिग्रेशन है, जिसमें 6 महीने की मियाद दिखानी है, इसमें हम पूरे उतरते हैं? मैंने आप लोगों को मना किया था कि खुदारा ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि स्पेन इमिग्रेशन का जो सारे मामलात है वो ज़्यादातर बड़ी सख्त, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो मामलात ये देखती है, वो प्रॉपर आपकी छानबीन करेगी। अगर तो आप इस सिचुएशन के अंदर आते हैं, अगर आप तो लीगल आए हैं और वहाँ पे लीगल अभी मौजूद हैं, और आपने ये 5-6 महीने का अरसा गुजारा है, आपके पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, तब तो आप इस इमिग्रेशन में
आएंगे, अगर नहीं है तो यकीनन आपके पेपर रिफ्यूज़ हो जाएंगे। दोबारा आगे बैठ गए हैं और उन्होंने एजेंटों को वहाँ पैसे देके बैक डेट में प्रूफ्स बना लिए हैं। वो प्रूफ मैंने देखे वहाँ क्या बनाए लोगों ने, एजेंटों ने उनसे किसी ने 3,000 दिए हैं, किसी ने 4,000 यूरो लिए हैं। वो कर क्या रहा है, वो बैक डेट में आपको बना के दे रहा है, आपके कोई इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करा के दे रहा है और वो बता रहा है कि ये एडमिशन जो है वो आपका प्रूव होगा कि आप इस कंट्री में मौजूद थे और आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो उसकी वजह से आपको याद होगा ये 5,000 जो पासपोर्ट बताया जा रहा है वहाँ की स्पेन बार्सिलोना की पुलिस ने कि 5 से 6,000 पासपोर्ट्स खोने की इत्तला आई है। और इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पासपोर्ट कैसे खो सकते हैं? उसमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है कि जो वो प्रूफ मटा रहे थे कि हम वापस अपने होम कंट्री गए हैं। वो असल में ये दिखाना चाहते थे कि हम इसी स्पेन में मौजूद रहें और बैक डेट में हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं जो उन्होंने एजेंटों को देके 2 नंबर प्रूफ बनवाएं, ताकि उनको ये ओपन इमिग्रेशन जो 6 महीने वाली है इसमें वो हासिल कर सकें। मैं आप तमाम लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पेपर, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आप लोगों के पेपर अप्रूव नहीं होंगे। अगर आपका प्रूफ किसी तरह 1 आध 2 बंदों का पास हो भी गया तो यकीन कर लें, जब भी आप पे इन्वेस्टिगेशन लगेगी, इंक्वायरी लगेगी, तो आपकी नेशनलिटियाँ तक कैंसिल होती देखी है मैंने। उसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि स्वीडन में जिस तरह सख्ती है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने जो कि पेशावर और कोयटा में रहते थे, वो किसी तरह स्वीडन पहुँच गए थे। उन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान का बताकर जाली जलालाबाद के पेपर बना के स्वीडन के पासपोर्ट हासिल किए थे असाइलम पर। और जब उनके ऊपर इंक्वायरियाँ लगी एयरपोर्ट से, तो उसके बाद उनके पासपोर्ट तक ले लिए गए, उनसे कैंसिल कर लिए। दूसरा मेरे दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से। आपको पता है 2-3 बार ये बिल जो है वो यहाँ की पार्लियामेंट में पेश किया गया कि पासपोर्ट को 5 से 10 साल पे लाया जाए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग यहाँ पर आते थे और 1 साल का अरसा उन्हें मैनिफेस्ट से होता था, मैनिफेस्ट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किए हुए, चाहे उनके पास कार्ड हो ना हो, 12 कंट्रीब्यूशन हो, वो यहाँ बच्चा पैदा करके बच्चे को पोर्चुगीज़ पासपोर्ट दिला देते थे। इसके हवाले से भी इन्होंने एक कानून यहाँ पे पास किया है कि अब अगर आपको 5 साल का अरसा कंटिन्यूसली आप दिखा सकेंगे लीगल तौर पे और आपका बेबी यहाँ पर बॉर्न होगा, तब जाके उस बेबी को पोर्तुगीज़ पासपोर्ट मिलेगा। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो भी क्रिमिनल बंदा होगा उस पर 5 साल की सज़ा अगर उसको हुई भी होगी तो हम उसकी नेशनलिटी जो है वो पुर्तगीज़ रिवोक कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर भी एक शर्त उन्होंने लगाई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रिटिश है और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट है और उसको पुर्तगीज़ का पासपोर्ट, पुर्तगाल का पासपोर्ट भी मिल गया है और वो ब्रिटिश पासपोर्ट उसने कैंसिल नहीं कराया, उसके पास पुर्तगीज़ पासपोर्ट है और वो सज़ा में पकड़ा जाता है, 5 साल की उसको सज़ा होती है, तो तब जाके उसका पुर्तगीज़ पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ड्यूल नेशनलिटी यानी कि दूसरे कंट्री की नेशनलिटी मौजूद होगी, उन लोगों के पासपोर्ट कैंसिल होंगे। पहली चीज़ तो ये उन्होंने डिस्कस की है। दूसरा, आप लोगों को ये भी बात बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई अगर ये हो गया तो हमने तो लाखों यूरो यहाँ पे ख़राब कर दिए। इसमें ज़्यादातर तादाद यहाँ पर मैं लोगों को जानता हूँ ब्रिटिशर्स की, अमेरिकन्स की, क्योंकि ये गाँव में बहुत बड़ी तादाद में लोग लॉस एंजल्स से, वाशिंगटन से, अमेरिका के डिफरेंट स्टेट से अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच कर यहाँ पर आए हैं। और मेरी जब उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हमने प्रॉपर्टियाँ वहाँ सेल करके गोल्डन वीज़े पे यहाँ पे अपने घर इसीलिए लिए थे क्योंकि अमेरिकन पासपोर्ट पे भी हमें बड़ा लिमिटेड टाइम होता है यहाँ पर रहने के लिए। तो हम ये सोचते थे कि यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी भी सेफ़ रहेगी, जो हम अपने होम कंट्री से निकल के यहाँ आएंगे, हमारी रिटायरमेंट भी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन अब जो ये 5 साल का इन्होंने धोखा करके हमें यहाँ पर बुलाया और 5 साल में अभी हमें पासपोर्ट नहीं दे रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम, अगर ये लॉ, अभी तो ये सदर के पास जाना है, अभी तो उस पर बड़े मामलात हैं, अगर ये किसी तरह अप्रूव हो भी जाता है, इनका ये कहना है कि 5-5, 6-6, 7-7 लाख के हमने यहाँ पे घर ले लिए। अब जब हमारा 1 आध साल रह गया था नेशनलिटी में, पासपोर्ट में, तो अभी हमें बोलते हैं कि नहीं देंगे। तो वो उनका ये कहना है कि हम यकीनन हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ का इंसाफ लेंगे और उनको बताएंगे कि ये धोखाधड़ी है, हमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद इमिग्रेशन के दरवाजे यानी कि पासपोर्ट जो है वो इन्होंने मज़ीद 10 से 12-15 साल पे ये लेके जा रहा हूँ। जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं उनको एक चीज़ बताता चलूँ कि यूरोपियन यूनियन है, ये शेंजन स्टेट है, तो यहाँ पर एक पॉलिसी होती है जिसे कहते हैं ट्रांजेक्शन पीरियड। ये क्या होता है? अब मिसाल के तौर पर जिस टाइम पर आपको याद होगा इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था ब्रेक्सिट से पहले, उन्होंने कहा था कि हम ब्रेक्सिट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से हम अलग हो रहे हैं, तो जितने भी लोग अगर इस कंट्री में आना चाहते हैं उनके पास 1 साल का टाइम है, वो अपने यूरोपियन कंट्री से निकल के हमारे साथ आ सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद से, यानी कि उन्होंने एक साल का टाइम दिया था, उसके बाद से अगर कोई हमारे कंट्री आएगा तो हम उस पर रूल लागू करेंगे। उसी तरीके से मेरे दोस्तों मुझे ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन में ये लॉ है कि ट्रांजेक्शन पीरियड दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसी जो भी बंदा पुराने लॉ को सोच कर आया उसकी दिल आज़ारी ना हो। तो यकीनन अगर खुदा न खास्ता इस पे सदर ने साइन कर भी दिए और लॉ इम्प्लीमेंट हो भी गया तो मुझे यकीन है कि इस पे ट्रांजेक्शन पीरियड ज़रूर मिलेगा, जिसकी बात भी पार्लियामेंट में पीएचडी ने की है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें मेरे दोस्तों आपको बताने आया था। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।